हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। 3D हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 2010 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए के एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन करवा रहा था। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम बाकी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 108 क्वेश्चन जो है इसके आए हुए थे और वो सारे क्वेश्चन जो है हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे इस पार्ट के अंदर। तो ये तीनों पार्ट है, 2 पार्ट वो पहले जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो बच्चा जाके वो पार्ट देख सकता है, और बाकी हम तीसरा पार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जो है वो एनडीए की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लाइव क्लासेस है वो अनअकैडमी के ऊपर है। ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास है, फ्री क्लास भी होती है और पेड क्लास भी होती है। ठीक है, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर आपकी जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है सभी सब्जेक्ट्स की, वो हमारी पेड क्लासेस है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी पे, और आप ये प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, पूरे 6 मंथ के लिए और पूरे 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। जिसमें आप ये मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो जितनी आपकी फीस होगी उसका 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस रेफरल कोड से। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ये कहता है कि इफ थीटा इज द acute एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक सिंपल सी बता देता हूं बात कि भैया क्यूब की डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है ना, मतलब कोस ऑफ थीटा जो होता है वो 1/3 के इक्वल होता है। मतलब दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है कोस इनवर्स 1/3। हमेशा याद रखना, क्यूब के डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कोस इनवर्स 1/3 होता है। तो यहां से मतलब ये कोस इनवर्स उधर जाके कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्यूब के डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो ये होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट, अरे भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन। ये कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन बतानी है विद यूनिट रेडियस, मतलब उसकी जो रेडियस है वो आपको 1 दे रखी है, हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन, जिसके सेंटर आपको ओरिजिन दे रखे हैं। सिंपल। तो इक्वेशन क्या होगी आपको पता है, अगर सेंटर ओरिजिन हो तो इक्वेशन होती है x² + y² + z² इज इक्वल टू में r²। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है जब सेंटर आपका ओरिजिन हो। अब रेडियस r भैया 1 दे रखी है, तो r की जगह 1 पुट करो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0। इनके स्क्वायर का सम तो 1 ही होगा भाई। 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर का 0, सम करके 1 नहीं आएगा यार। क्या बात कर रहे हो पांडे जी, इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई एक्सिस के स्क्वायर का सम भी क्या होगा 1, और जेड एक्सिस का भी क्या होगा 1, क्योंकि वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो 0 1 0 होते हैं और जेड एक्सिस के 0 0 1। तो भैया स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछा है। लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस में y प्लस में 2z माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को मैं इधर ले आया, माइनस का 3 हो गया। किससे, ओरिजिन से, मतलब 0 0 0 से। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट और लाइन, ये मतलब ये प्लेन की इक्वेशन है, इस दोनों के बीच का मतलब आपको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो बड़ा ही आसान सा तरीका मैंने बताया था। डिस्टेंस डी कंसेप्ट भी बताया था। क्या करो, ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये सारे टर्म 0, y की जगह 0 पुट करोगे ये भी 0, z की जगह 0 पुट करोगे ये भी 0, तो बचेगा क्या, माइनस का 3। और डिवाइड अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये आ गया माइनस का 3/3, क्योंकि इसका रूट करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 1 यूनिट आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट आंसर। देखा,
अब इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है, पहले 2013 में का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे चिंता मत करना कि सर ने बोल दिया तो आसान नहीं आते, तो आसान क्या करे, आ भी सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यूपीएससी में कुछ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये कहता है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, मैंने बोला था कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट अगर आपको दिया हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो है लाइन के, ठीक है। तो एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मैंने आपको बताया था कि लेंथ अगर निकालनी हो तो बड़ा ही आसान है, इनका स्क्वायर का सम कर दो और उनका रूट कर दो, 49 और उस रूट का आएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दी हो किसके साथ, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसका मतलब जो प्रोजेक्शन आपको दी है वो आपके डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के, ओके। तो ये 2, 3, 6 आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए, इनका स्क्वायर करो और सम करो और उसका रूट कर दो, वो उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, दो प्लेन आपको गिवन है, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। दो प्लेन के बीच में आपको क्या निकालना है गाइस, एंगल निकालना है, तो बड़ा ही आसान है, आपको पता ही है कि कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। अब आपको पता है a1 b1 c1 क्या हो गए, फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या आएंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो a1 की वैल्यू 2, यहां y का कोफिशिएंट क्या है -1, b1 की वैल्यू -1 और ये c1 की वैल्यू -2, तो a1 b1 c1 पता है। सिमिलरली a2 क्या आएगा भाई, सेकंड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 3 -4 5, तो ये आएगा 3, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू 5, तो a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है, सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट्टी तो करनी है, तो वहां से आपके पास कोस थीटा आ जाएगा और वहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और वैसे करके देख लेते, देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, क्योंकि a1 इंटू a2 है, तो क्या आएगा भाई, कोस थीटा इज इक्वल, ये आएगा 6। नेक्स्ट -1 इंटू में -4 प्लस का 5 माइनस में -2 इंटू में ये, तो ये माइनस का 10, सॉरी इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे प्लस का 4 आएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट जो भी आए, लेकिन ऊपर देखो ये कैंसिल होके क्या आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है। अब आपको पता है ऊपर वाली टर्म अगर 0 है तो डिवाइड में कुछ भी है 0 ही आएगा, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 आया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90, तो इसका मतलब दोनों भैया परपेंडिकुलर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया कि दोनों जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इज पैरेलल टू द प्लेन, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, एक लाइन जो है वो पैरेलल है प्लेन के, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0, तो लाइन का एल एम एन है और प्लेन के ए बी सी है, तो ए एल प्लस में एम बी प्लस में सी एन इज इक्वल टू 0 आएगा, ये कंडीशन होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल कि जब एक लाइन और एक प्लेन दोनों पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 होती है, और दोनों परपेंडिकुलर हो तो दोनों इक्वल होते हैं। लाइन और प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, दो प्लेन आपको दिए हुए, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है, क्योंकि जब दो प्लेन पैरेलल होंगे तभी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, अगर पैरेलल ही नहीं होंगे तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस तो उस केस में 0 हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेन दिए हुए हैं, तो पैरेलल प्लेन में सबसे पहले आपको दोनों की इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम बनाना है, अगर नहीं है तो यहां देखो, यहां x है और यहां -3 है, तो क्या कर लेते हैं भाई, दोनों इस इक्वेशन को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो -3x आएगा और ये +6y हो जाएगा,
और ये माइनस का 3z हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों के अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख लो, दोनों के सेम बन गए। अब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल बन गए। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों प्लेन जो है वो क्या है, पैरेलल है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था कि d1 माइनस में d2 डिवाइड बाय √a² प्लस में b² प्लस में c²। d1 क्या है 3 माइनस में d2 क्या है आपका 2, ठीक है। और √a का मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में b मतलब y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में c मतलब z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 1 डिवाइड बाय √। दोनों को भैया ऐड कर दो, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा भाई, इन दोनों का 45 और इसको करेंगे तो ये तो भैया कुछ और ही बन रहा है 54। तो ये नन ऑफ दीज बन रहा है भाई, ये तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है ये तो। ऑप्शन नंबर डी बन रहा है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द स्फीयर। ये कहता है कि k की वैल्यू क्या होगी कि ये इक्वेशन जो है वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है स्फीयर की इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस में z² प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये एक स्फीयर की इक्वेशन होती है। और स्फीयर में x² y² z² के कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। तो यहां जो है, यहां x कोफिशिएंट क्या है 3, यहां भी क्या है 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x² प्लस में y² प्लस में ये आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू में z² और प्लस में x बाई 3 माइनस में y बाई 3 और प्लस में z बाई 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। और आपको पता है अगर ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है तो z² का कोफिशिएंट भी आपका 1 आएगा। तो इसका मतलब z² का कोफिशिएंट जो है k प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 होगा। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो k की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके क्लियर गाइस, है ना, एकदम बिंदास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे नेक्स्ट तो बहुत इजी है भाई। देखो ये कहता है इफ ए लाइन मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड एंगल बीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड एंगल गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू। तो भैया देखो हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो उस केस में L इज इक्वल टू कोस अल्फा होता है, डायरेक्शन कोसाइंस, M इज इक्वल टू कोस बीटा होता है और N इज इक्वल टू कोस गामा होता है। मतलब अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइन जो है LMN वो जो है वो आपके पास ये आ जाते हैं, कोस ऑफ एंगल अल्फा, कोस ऑफ एंगल बीटा, कोस ऑफ एंगल गामा, LMN। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि L² प्लस में M² प्लस में N² जो होता है 1 होता है। तो तीनों का स्क्वायर करो तो ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा मतलब हमें गिवन है कि लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री और इसका स्क्वायर भी है, याद रखना। यहां आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 30 कितना होता है √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस में cos स्क्वायर बीटा और प्लस में cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये 3/4 उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस में 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इसकी जो वैल्यू है cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू जो है वो 1/4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस।
जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये, और इनका सम करेंगे तो 0 + 0 + 1 1 नहीं आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन अगर इस बार आ गया ना एग्जाम में फोड़ डालेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप +2 क्लास के अंदर है तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर है, ये ऐसा क्वेश्चन तो 100% आता है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अगर आपको क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, आसान है बिल्कुल ही। ये पॉइंट ए मान लिया मैंने 0 0 0, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया क्या दिया हुआ 1 2 3, ये पॉइंट सी मान लिया मैंने -3 -2 और 1, ठीक है। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। आप ए बी वैक्टर निकालो, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी सी वैक्टर के साथ, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर कैसे निकालते हैं, बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से ए को माइनस करके, तो 1 - 0 1 आएगा, तो ये क्या आएगा आई कैप। फिर 2 माइनस में 0 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2 जे कैप, 3 करोगे तो 3 के कैप। तो ये ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब बी सी का अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या आएगा 1 माइनस में माइनस का 3 तो 4 आएगा, तो 4 आई कैप। फिर आएगा 2 में से अगर -2 करेंगे तो 2 में से माइनस का 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा जे कैप, और 3 में से करोगे तो 2 के कैप। अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। अब आपको पता है कि ए बी क्रॉस बी सी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं भाई, डिटर्मिनेट फर्स्ट आई जे के और नेक्स्ट ये इनके कोफिशिएंट लिख लो 1 2 3, यहां आ जाएगा 4 4 2। इसका डिटर्मिनेट निकालो, फिर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड पता है ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स वाई जे कैप और जेड के कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² प्लस में y² प्लस में z²। एक्स के वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट कर दो, वो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और उसका हाफ कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, उसका एरिया आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए आएगा आई थिंक, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। ओके, और पार्ट नंबर 2 में भी मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। नेक्स्ट, What are the direction ratios of the line of intersection of the plane? ये प्लेन, ये दो प्लेन है, जो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का आपको बताना है डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं। देखो कितना आसान है, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, तो x - 4 इज इक्वल टू आएगा 3z। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x - 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z आ गया, कोमा यहां से माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 2z। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहां से y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z आ गया। ये भी z के इक्वल, ये भी z के इक्वल, इसका मतलब तीनों इक्वल है। तो x - 4/3 y प्लस में 3/2 इज इक्वल टू z, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, और माइनस में कुछ नहीं मतलब 0 है। अब देख लो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन की इक्वेशन बन गई। अब यहां देख लो क्या है 3 2 1, तो डायरेक्शन रेशियो आ गए 3 2 1। सिंपल हो गया ना। अरे जब हम है तो क्वेश्चन में क्या दम है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब कोई भी लाइन अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो मतलब 0 0 1। लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, पासिंग पॉइंट पता है ए बी सी। इक्वेशन होती है x माइनस में x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 डिवाइड बाय c। मतलब यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो हमें 0 0 1 दे रखे हैं, तो ये 0 और ये 1। x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे वो पास करता है, तो वो हमें दे रखे ए बी सी। तो भैया कुछ ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 और पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन यहां पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है।
मैंने एक चीज बताई थी, पीछे भी बताया था कि जब दो प्लेन पैरेलल हो तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमेशा सेम रहते हैं, जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस आता है। तो मतलब ये कि गिवन प्लेन हमें है 3x प्लस में 4y माइनस में 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर इसके पैरेलल मुझे कोई दूसरा प्लेन लिखना हो तो उसके अंदर ये चीज सेम लिख दो, 3x प्लस में 4y माइनस में 5z उसमें सेम रहेगा, जो चेंज रहेगा वो सिर्फ कांस्टेंट में चेंज रहेगा, दोनों इक्वेशन सेम रहेगी, चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में आएगा। तो मतलब इस प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन ये वाली होगी नीचे वाले। अब मुझे डी चाहिए, तो डी के लिए भैया किस पॉइंट से पास करता है प्लेन, 1 2 3, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 पुट करो तो ये 3, y की जगह 2 पुट करोगे तो 8, माइनस में z की जगह 3 पुट करोगे तो 15, प्लस में d इज इक्वल टू 0। 11, तो ये आया d की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी और d की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये रिजल्ट आ गया। तो देख लो भैया कौन सा आंसर है, तो ये 3x प्लस में 4y माइनस में 5z प्लस में 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, है ना यार। लाइक लुक कर दो यार वीडियो को, क्या कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। देखो भैया एक चीज बता देता हूं, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है 1 2, इस पॉइंट का जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू सी। तो जो z कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो z आपको पॉइंट दिया होगा, देखो ये जो है वो x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z, तो उस केस में अगर आपको किसी भी पॉइंट से अगर yz प्लेन का निकालना है तो yz प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू सी। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है 0, तो उस केस में 0 हो जाएगा। YZ प्लेन से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 यूनिट। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है XY प्लेन से, यहां क्या दिया हुआ YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू सी, और c मतलब x पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो मतलब कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है किस YZ प्लेन से वो कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। x कोऑर्डिनेट आपको देखना है YZ के लिए, और अगर मैं एक्स वाई से पूछूं तो आपको z देखना है, और अगर मैं एक्स जेड से पूछूं तो इसमें एक्स जेड प्लेन y इज इक्वल टू y पॉइंट देखना है। तो समझ गए मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। तो ये आ गया आपका इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट भैया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट है, देन व्हाट इज द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है भैया, दो पॉइंट दिए हुए हैं 7 1 माइनस 3, और एक पॉइंट दे रखा है 4 5 और लैम्डा। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लो, 4 माइनस में 7, माइनस का 3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस में 5 माइनस में 1, 4 4 का स्क्वायर आएगा 16, प्लस में ये आ जाएगा लैम्डा माइनस में माइनस 3 करोगे प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दे रखा है भैया 13। दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 25, प्लस में ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 169। ये उधर जाके माइनस में तो लैम्डा प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144। तो यहां से लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। पहले एक बात मैं बता देता हूं, सेम इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। ओके, तो देखो यहां देखो, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ये दी हुई है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 1। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 - 2 1। सेकेंड लाइन देखो, यहां y का कोएफिशिएंट 2 है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 2 कैंसिल, यहां 3/2 आ जाएगा, और डिवाइड में भी 3/2 आ जाएगा। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 3/2 और 2, 1 और 3/2 और 2।
अब देखो एंगल निकालना है तो वही फॉर्मूला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, ठीक है, और डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ये रहा a1 b1 c1 और ये रहा a2 b2 c2। वैल्यूज पुट करो, cos ऑफ थीटा आ जाएगा, वहां से आपका थीटा भी आ जाएगा। कर लोगे गाइस? सिंपल है। प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट ये कहता है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इनक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। मतलब ये कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो भैया मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो कोस इज इक्वल टू कोस, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस अल्फा हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंगल बनाती है, तो एन इज इक्वल टू भी कोस अल्फा। एल एम एन क्या है? लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। और हमने पढ़ा है कि इनके स्क्वायर का सम क्या होता है आपका 1। तो कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, तीनों को ऐड करोगे तो 3 कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये 3 उधर डिवाइड में, तो यहां से कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू, एल की वैल्यू भी 1/√3, ये भी 1/√3 और ये भी 1/√3। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गया? 1/√3 1/√3 1/√3। तो यह हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल अगर बनाए, तो उस केस में उसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 रहते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब इस प्लेन का जो भी नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं, तो जो प्लेन के नॉर्म डायरेक्शन रेशियो वही प्लेन नॉर्मल के उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो 2 -1 और 2 देख लो ऑप्शन में कहीं है क्या? ए नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सर ये तो किसी में भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने बोला था कि कुछ भी कॉमन ले सकते हो, किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन रेशियो में। लेकिन अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा? 1, ये माइनस का 1/2 और ये 1। अब देखो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? इजी बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं। वट इज द कोसाइंस एंगल बिटवीन द प्लेन। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, कोसाइन एंगल निकालना है, मतलब कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। यार वही फॉर्मूला है बार बार, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। अंडर रूट वही a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर, वही a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। और यहाँ a1 b1 देखो x y z के कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1, तो ये a1 b1 c1 आ गया। और यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? 2 - 2 2 2 - 2 2, तो ये a2 b2 c2 आ गया। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसने कोस ऑफ एंगल पूछा है, कोसाइन एंगल पूछा है, मतलब कोस थीटा की वैल्यू पूछी है बस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, तो x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में 4x प्लस में 6y माइनस में 8z और माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है x² प्लस y² प्लस में z² प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz प्लस में c इज इक्वल टू 0। डायमीटर निकालना है तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस होता है हमारा u² प्लस v² प्लस w² माइनस में c। तो कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 2u, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो u की वैल्यू आई -2। सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी 3 और w की वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ c की वैल्यू -7। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो u² मतलब आ जाएगा 4, v² आ जाएगा 9, w² आपके पास 16, और माइनस में c की वैल्यू -7 है तो +7। ठीक है, कर दो भैया, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 36। दोनों का ऐड करोगे 13 प्लस में ये करोगे 20 प्लस में ये तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट करोगे तो 6 आ। रेडियस आपकी 6 आ गई। आपको पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है,
ऑप्शन नंबर डी 12 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना इसने पूछा क्या है, इसने डायमीटर पूछा है, तो बच्चे कई बार रेडियस निकाल के 6 यूनिट कर देते हैं जल्दी जल्दी में, जो कि गलत है। डायमीटर पूछा है तो रेडियस का डबल होता है, तो 12 यूनिट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट है, एक 1 2 -3, इन दोनों को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। वो क्या होगा, x2 माइनस में x1, तो -2 में से जब 1 माइनस करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। y2 माइनस में y1, तो ये 1 आ जाएगा। z2 माइनस में z1, तो ये आ जाएगा 4। ये डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज आ गए। अब इनका स्क्वायर का सम का रूट निकालो, तो ये आएगा 9 प्लस में 1 प्लस में 16, तो कितना हो गया भाई ये √26। तो अब इसको सभी को √26 से डिवाइड कर दो, -3 बाय √26, कोमा 1 बाय √26, कोमा 4 बाय √26। आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम करके और उसका रूट करके उससे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब ये कहता है कि इनका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका सम बताना है क्या आएगा। मतलब स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर 9 बाय 26, फिर प्लस में 1 बाय 26, प्लस में 16 बाय 26, तो एलसीएम आएगा 26, तो ऊपर भी 26 कैंसिल होके 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बी आएगा, हो गया। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी दो पॉइंट हो, जरूरी नहीं है यही दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर अगर एक लाइन बनती है तो हमेशा 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 उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आएगा, याद रखना। अगर आप लोग ना भी निकालते और डायरेक्ट अगर 1 लगा देते तो भी आंसर करेक्ट था। हमेशा 1 आएगा। आप चाहे कुछ भी लेके देख लो, अपनी मर्जी से एग्जांपल लेके देख लो, चाहे कोई भी दो पॉइंट ले लो, रैंडम पॉइंट, अपनी मर्जी से उन दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन करके एक लाइन बनाओ, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो, फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकालो और स्क्वायर करके सम करके देखना, हमेशा 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस, then what is the value of 1 प्लस में cos टू अल्फा cos टू बीटा cos टू गामा इक्वल टू। तो भैया अभी हमने किया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है तो l इज इक्वल टू कोस अल्फा, m इज इक्वल टू कोस बीटा और n इज इक्वल टू कोस गामा आ जाता है। और इन तीनों के स्क्वायर का सम मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक है। अब इसने वैल्यू पूछी है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे तो ये बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू तो देख लेते हैं भाई। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 प्लस में कोस टू अल्फा प्लस में कोस टू बीटा और प्लस में कोस टू गामा। ध्यान से समझना, ये आगे एक क्वेश्चन में और यूज होगा तो वहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये चीज डायरेक्ट सेम, ये चीज जो इसमें सोल्व कर रहे हैं वो चीज उसमें भी सोल्व करनी पड़ेगी, तो उसका आंसर मैं आपको बोलूंगा कि उस क्वेश्चन में मैंने करवाया था, इसलिए ध्यान से समझ लेना। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 का 1 प्लस में कोस टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में सेम फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में यहां भी तो 2 कोस स्क्वायर थीटा मतलब गामा माइनस 1 इज इक्वल 1 से 1 कैंसल। इन तीनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो यह आया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा। और यहां देखो -1 और ये भी -1, तो ये माइनस में 2। और अभी देख लो, ये देखो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या है 1, तो इस तीनों का स्क्वायर का सम क्या है 1, तो यह आएगा 2 माइनस में ये वाला 2 कैंसिल होके क्या है 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 0 आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां से क्लियर कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है तो उस केस में 1 प्लस में कोस टू अल्फा कोस टू बीटा कोस टू गामा का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आती है। ओके, प्रूफ भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन। मतलब सिंपल है कि एक जब स्फीयर एक प्लेन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसका लोकस क्या होगा। तो उसका लोकस हमेशा एक सर्कल बनता है, याद रखना, हमेशा एक सर्कल बनेगा। कैसे, देखो एक बॉल है, मान लेता हूं एक बॉल स्फीयर मान लेता हूं, वो भरी हुई है अंदर से, ठीक है, एक स्फीयर बॉल है ये रही। अगर मैं इस बॉल के अंदर बीच में से अगर उसको काट दूं, मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर एक पत्ती फंसा दूं, मतलब एक कुछ भी उसके अंदर एक चीज फंसा दो, ठीक है, जैसे पेज फंसा दिया बीच के अंदर। या दूसरी बात, अगर जैसे एक बॉल ले लिया और इसको मैंने बीच के अंदर, उसके बीच के अंदर ऐसे एक लोहे की, मतलब कि एक या कुछ भी एक जैसे जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, काटने वाला, या पेज फंसा देता हूं, ठीक है, एक बॉल है जिसके अंदर मैंने बीच में ऐसे एकदम पेज फंसा दिया, तो पेज के ऊपर जो बनेगा ये मतलब हिस्सा बनेगा ऐसे करके, तो वो एक सर्कल बनेगा ना। अगर मैं 3D के हिसाब से देखूं तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। जैसे ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के बीच में अगर मैं ऐसे करके एक पेज फंसा दिया तो यहां जो बनेगा ये जो चीज बनेगी वो एक सर्कल बनेगी। तो वैसे भी अमर मैं तो याद रख लो आप, ठीक है। आप लोग क्या करना, एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग क्या करना, गूगल पे सर्च मारना, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसकी इमेज मिल जाएगी। गूगल पे सर्च मारना कि इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, इमेज के अंदर सर्च मारना कि एक स्फीयर और प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो इतना सर्च मार लेना इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, तो आपके पास डायग्राम आ जाएगा। क्लियर, जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो आपकी क्लियर हो जाएगी, हाँ सर ने ऐसे बताया। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट ये कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। 2-4 बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, वही फॉर्मूला कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वही बार बार a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइड बाय a1 b1 प्लस c1 के स्क्वायर का सम का रूट, फिर इंटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर का रूट। यहाँ a1 b1 क्या होते हैं, x y z के कोफिशिएंट, सेकंड प्लेन में x y z के कोफिशिएंट a2 b2 c2 हो जाएंगे। कर लोगे, सिंपल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो इजी हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो कंसेप्ट से, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले प्लेन जो है वो इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी सी डी में से देख लो कौन कौन सी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। तो पहला पुट करते हैं, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 7, y की जगह -1 पुट करेंगे प्लस में 3, और z की जगह माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 2। लेकिन देखो क्या आ रहा है, 7 प्लस 3 कितना होता है 10 माइनस 2 8 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 14। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं है। सेकंड में आते हैं, x की जगह पुट करते हैं 1 तो ये आएगा 2, y की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा -5, और z की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3। ये तो आ गया भैया 0, जबकि क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, इसका मतलब बी भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट सी पे चलते हैं, पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, y की जगह पुट करोगे माइनस का तो ये आएगा प्लस का 7 हो जाएगा, और z की 3 पुट करोगे तो -3। तो अब देख लो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है भाई, ऐड करने पर ये 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी भी आपका नहीं हो सकता। डी पे पुट करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, ये आएगा 14, पुट करोगे प्लस में 5, और ये पुट करोगे माइनस में 3, तो देख लो भैया 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 16, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास 2 ऑप्शन ऐसा आ जाते कि दोनों ही इस पॉइंट से पास करते, ये भी तो हो सकता है, ये तो बाई चांस हमारे पास एक ही आंसर आया। लेकिन अगर ये हो जाता कि 2 ऑप्शन ऐसे हो मिल जाते अपने को जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो उस केस में हम इसका यूज करते इन दोनों इक्वेशन का, क्योंकि हमें क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो देख लेना इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आएगी, और इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो, डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट आपकी 0 आएगी। मतलब a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 0 भी होना चाहिए, ये कंडीशन भी फिर हम चेक कर लेंगे। ओके, अगर 2 ऑप्शन अगर हमें मिलते तो, लेकिन यहां एक ही मिला इसलिए वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट,
द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है, एंड द पॉइंट, इन पॉइंट से पास करता है, इज ये दे रखी है, देन एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड आपको बताना है कि क्या होगा। देखो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन स्फीयर की होती है ये, लेकिन अगर वो ओरिजिन से पास करे तो उसमें हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी स्फीयर ओरिजिन से पास करे तो उसकी इक्वेशन होती है सी की वैल्यू उस केस में 0 हो जाती है, क्योंकि एक्स वाई जेड सभी को 0 पुट करोगे तो सी 0 आएगा। अब ये कहता है कि स्फीयर जो है वो इस पॉइंट से भी पास करता है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह -1 पुट करेंगे, y और z की जगह 0, तो -1 का स्क्वायर 1 और ये भी 0, ये भी 0। x की जगह -1 पुट करोगे तो ये आएगा माइनस का 2u, बाकी ये भी 0, ये भी 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी उधर जाके 1/2। सिमिलरली v की वैल्यू कहां से आएगी, इसको पुट करेंगे भाई, तो y अब x 0 पुट कर दो, z 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 4, ये 4, बाकी सारे 0, ये भी 0, ये आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉरी 4v, यहां से v की वैल्यू आ गई 1। अब ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो x को 0, y को 0, z को -3, -3 का स्क्वायर 9, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ -3 पुट करोगे माइनस का 6z इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 3/2 आ गया। सॉरी w, z नहीं w, तो u आ गया, v आ गया, w आ गया, यहाँ पुट कर देंगे भाई u v w की वैल्यू, u की वैल्यू 1/2 पुट किया, ये 1/2, v की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये 1 पुट कर दिया मल्टीप्लाई में, और w की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसल, यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो ये बचेगा x और ये बचेगा प्लस में 2y और ये बचेगा प्लस में z। तो ये भैया उस फंक्शन की वैल्यू आ गई, सॉरी 3z, ऑप्शन नंबर बी आ गया करेक्ट आंसर, हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं आप लोगों को, डायरेक्शन और कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है। यहां क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, इस लाइन का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। अगर बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइंस बोलता है इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, लेकिन इसने बोला डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4 कोमा, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 1 - 2 1, और दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो वही तो फॉर्मूला है कोस थीटा वाला, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2। ये लाइन वाला एंगल वाला कितनी बार क्वेश्चन आया, देखो ये रहा a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 पुट करेंगे, आपके पास मतलब एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना था, पहले भी हम कर चुके हैं, कर लोगे गाइस क्वेश्चन को। x² y² z² माइनस में x माइनस y तो है नहीं, तो इसको 0y लिख लो, और माइनस में z इज इक्वल टू 0, तो u v w की वैल्यू निकाल लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। वही जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके, ये जनरल इक्वेशन होती है, कंपेयर करके u v w आ जाएगा, और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट u² प्लस v² प्लस में w का स्क्वायर और माइनस में c इज इक्वल टू जो भी आए इक्वल में निकाल लेना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक वेक्टर है, मतलब एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, मतलब एल इज इक्वल टू कोस अल्फा हो गया, m इज इक्वल टू कोस बीटा हो गया, n इज इक्वल टू कोस गामा हो गया, और हमने ये भी पढ़े हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब l² प्लस m² प्लस में n² इज इक्वल टू 1 होता है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट कोस टू अल्फा कोस टू बीटा कोस टू गामा इज इक्वल टू -1 आएगा। स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने बोला था कि 1 प्लस में कोस टू अल्फा कोस टू बीटा और कोस टू गामा इज इक्वल टू 0 हमने निकाला, तो ये 1 को मैं उधर ले जाऊं तो देखो ये -1 नहीं आएगा, इन तीनों का सम। करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। सेकंड ये कहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में ये भी 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी
1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 प्लस में 1 कितना हो गया भैया 3 हो गया। ये माइनस के तीनों के उधर जाके प्लस के और इस 1 को इधर ले आओ माइनस, तो 1 से 1 कैंसल, ये तीनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, एक 1 से तो एक 1 कैंसिल हो गया था और 1 प्लस 1 क्या आया 2। तो इन तीनों का सम जो है वो आपका क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन इसने क्या ले रखा है भैया 1। इसका मतलब सेकंड आपकी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है भैया, निकाल लेना, वही फॉर्मूला कोस थीटा वाला। विच ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो वो उस प्लेन पे लाई करता है। प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 3y माइनस में 6z इज इक्वल टू 21। बस वो पॉइंट जो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस प्लेन लाई करेगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है 1 बाय 1 पुट करके x y z की वैल्यू 21 आनी चाहिए, यहां पुट करके देख लेनी है। तो जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये कहता है कि टू प्लेन्स, दो प्लेन आपको गिवन है आर, 1 पॉइंट ओनली। देखो दो प्लेन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट में क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड और प्लस में डी वन इज इक्वल टू 0। देखो दोनों प्लेन के अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है सेम, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब दोनों दो प्लेन की इक्वेशन और दोनों में जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम हो तो उस केस में वो दो प्लेन जो है वो पैरेलल होते हैं। इसके भी डायरेक्शन रेशियो देख लो, इसके भी डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, इसके भी डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल है। इसका मतलब दोनों प्लेन क्या है भैया पैरेलल है। और जो चेंज होगा वो सिर्फ कांस्टेंट में होगा, दोनों कांस्टेंट टर्म अलग अलग होगी। इसने बोल भी रखा है कि d1 और d1 इक्वल नहीं है, तो कांस्टेंट में चेंज आएगा। इसका मतलब दोनों प्लेन जो है पैरेलल है। और जब दो प्लेन पैरेलल हो तो भैया इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैक भिड़ेंगे ही नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो दोनों में कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी आएगा ना, नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे भाई। What is the distance from origin from the plane, वही है भाई 0 0 0 पॉइंट से इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस ही नहीं तो निकालना है। सिंपल, क्या करो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, x की जगह 0 y की जगह 0 z में 0 पुट करोगे तो 7 डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 7 बाय 7 ही तो आ गया, कैंसिल होके 1 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट, ये कहता है कि एक प्लेन है, दो प्लेन के बीच का एंगल आपको दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि दो प्लेन के बीच में एंगल है पाई बाय 4 इज इक्वल टू मॉडुलस, वही यार a1 की वैल्यू क्या है p इंटू में a2 कितना है 2, तो 2p, a2 की वैल्यू है 2 इंटू में यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है z, 2 इंटू में यहाँ क्या आएगा 1, वही a1 b1 c1 c2 वाला डिवाइड बाय अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में 8, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 6, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी यार, 2 से 2 कैंसल, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा गाइस। आई थिंक 24 आएगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेना 24 ना भी हो सकती है, ठीक है, मैंने तुक्का मारा है। नेक्स्ट, ये कहता है द वर्टिसेस ऑफ क्यूब, क्यूब के वर्टिसेस आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल ऑफ क्यूब। देखो यार वर्टिसेस हमें गिवन है, चलो कोई बात नहीं, इसने दे दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करवाया था कि अगर मैं बात करूं कि क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा क्या आता है, कोस इनवर्स 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भाई, इसमें वर्टिसेस का कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है ना। याद रखना कि क्यूब है, दो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा क्यूब के वो हमेशा क्या आएगा, कोस इनवर्स 1/3 आएगा। और नेक्स्ट में भी ये भी प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, ये कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ये कहता है कि अगर एक एंगल किसके बीच में बताना है, बिटवीन वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, एक तो साइड क्यूब की और एक उसके डायगोनल, जब एक दूसरे को क्यूब इंटरसेक्टिंग द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है,
तो मतलब यार एज और डायगोनल के बीच का एंगल बताना है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल एक मैं बता देता हूं कि जब क्यूब की बात करें तो एज और डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है कोस इनवर्स 2/√3। ठीक है, याद रख लो। डायगोनल डायगोनल कोस इनवर्स 1/3, एज और डायगोनल एक साइड और एक डायगोनल, तो इसका मतलब उसका कोस इनवर्स 2/√3। और जब दोनों की दोनों एक दूसरे के फेस हो, मतलब ये देखो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ क्यूब एंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब इंटरसेक्टिंग द डायगोनल ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। मतलब एक तो डायगोनल का फेस है और दूसरा डायगोनल है खुद, तो उस दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा हमेशा भैया बनेगा कोस इनवर्स √2/3। ओके, तो ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है, दिमाग में बिठा ही लेनी है कि ये चीज होगी होगी। नेक्स्ट, if the line through the point A and B is perpendicular to the line through the point B and C, what is the value of K? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट क्या होगी? 0। तो पहले ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? वही x2 माइनस में x1 तो क्या आएगा भाई? K आएगा कॉमन। y2 माइनस में y1 तो माइनस का 1 आएगा। Z2 माइनस में Z1 तो 2 में से माइनस करेंगे -1 तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद BC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। BC लाइन के वही ये C पॉइंट रहा और B पॉइंट ये रहा, तो वही इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 + 2k में से जब माइनस करेंगे 2k से 2k कैंसिल होके 2 आ जाएगा, कोमा k में से जब माइनस करेंगे 0 तो k आ जाएगा, कोमा 1 में से माइनस करोगे 2 -1। अब दोनों के प्रोडक्ट 0 है भाई, k × 2 2k प्लस में -1 × k माइनस का k प्लस में -3 × ये सॉरी 3 × -1 -3 = 0। दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा भैया? k - 3 = 0। तो k की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है ओ पी क्यू आर बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। इसी ऑर्डर के अंदर है, ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है। मतलब ये O 0 0 0 पॉइंट दे रखा है, P जो है वो 3 4 5 दे रखा है, Q जो है वो M N R दे रखा है और R जो है वो आपको 1 1 1 दे रखा है। What is the value of m plus n plus r? m plus n plus r की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ये देखो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती है, इसका मतलब पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो ओ आर के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। ओ आर का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भाई? 0 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। और यहां क्या आएगा? ये आएगा m प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 और ये आएगा n + 4 डिवाइड बाय 2 और ये आएगा r + 5 डिवाइड बाय 2। कंपेयर करके m n r की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आएगा? m + 3/2 = 1/2, तो m की वैल्यू -3 सॉरी 1/2 = m + 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल तो m की वैल्यू -2 आएगी। यहां ये भी 2 से 2 कैंसल तो n की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी -3 और r की वैल्यू भी -4। तीनों का ऐड करना, मॉडुलस में लिख देना इसको। ये तो गलत हो गया, क्या गलती कर दी रे। क्या गलती कर दी हम लोगों ने?
चलो चेक कर लेना, हो सकता है प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, फिर भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ऐसे करना है, मिड पॉइंट से करना है, ठीक है, मिड पॉइंट इक्वल है, दोनों को इक्वल रखे और ऐड करके वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू जेड एक्सिस। अब आपको पता है कि अगर कोई प्लेन जो थ्रू एक्स जेड एक्सिस से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन जो किसके थ्रू हो, जेड एक्सिस के थ्रू हो, उसकी इक्वेशन ये होती है। एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल। अब एक लाइन और प्लेन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है ए और बी, लाइन का डायरेक्शन रेशियो है कोस थीटा साइन थीटा, और ये जेड तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए 0। ये आएगा ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये बी उधर जाके माइनस का बी साइन थीटा और ये कोस इधर जाके डिवाइड में, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू माइनस का बी टेंजेंट थीटा। तो ये ए की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस में बी टेंजेंट थीटा इंटू एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 0। बी कॉमन है तो माइनस का टेंजेंट थीटा एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में वाई इज इक्वल टू 0 प्लेन की इक्वेशन। तो एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में वाई इज इक्वल टू 0 प्लेन की इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। और ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे, देख लो एनडीए फर्स्ट 2010 तक मैंने करवाए हैं। और प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने गलत बता दिया, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है प्लस माइनस की कोई मिस्टेक होगी हो, अगर फिर भी ना हुए तो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को। ओके गाइस, ठीक है। चलो, तो ये हमारे हो गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट मैं करवाऊंगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करवाऊंगा गाइस, स्ट्रेट लाइन चैप्टर करवाऊंगा। 3D चैप्टर के तीनों पार्ट हमने कर लिए। 2019 पेपर सेकंड से लेके 2010 पेपर फर्स्ट तक सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर बाय चांस फिर भी एक आधा कोई क्वेश्चन रह गया है बीच में जो मेरे ध्यान में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन से हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। ओके, और कोई बच्चे बोल रहे थे कि सर बेल आइकन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार आप उसको अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, फिर दोबारा से सब्सक्राइब करोगे तो वो बेल आइकन आपका ऑन हो जाएगा। ओके, तो गाइज फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।